हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जून फोर्थ वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक इंडेक्स लॉन्च किया गया है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। इसके बारे में बात करते हैं। नाम से पता चलता है कि इस इंडेक्स के अंदर किसके बारे में बात की गई है। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब दुनिया के अलग अलग देश ने फॉसिल फ्यूल से फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल तक कन्वर्ट होने में, ट्रांसफॉर्म होने में कैसा काम किया है, कैसा प्रोग्रेशन दिखाया है, वो इस इंडेक्स के माध्यम से दिखाया गया है। बराबर ना? कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज तक अलग अलग देशों ने किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया है, कैसा उनका प्रोग्रेस है, वो इस इंडेक्स के अंदर दिया गया है। बराबर ना? ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बराबर ना? तो हम इसके बारे में भी देखेंगे। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को देखा जाता है और अलग अलग कंट्रीज का कौन सा रैंक है, मतलब इस इंडेक्स के अंदर, इसके बारे में देखेंगे। ओके, चलो। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024। ये रिपोर्ट का टाइटल है, फॉस्टरिंग एनर्जी ट्रांजिशन इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ओके। और अगर मैं इस इंडेक्स के बारे में बात करूं तो एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर टोटल 120 कंट्रीज का सर्वे किया गया है और उसमें इंडिया का रैंक आया है 63rd। ध्यान में रखना है, जो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 3 प्लेसेस इंडिया ने इम्प्रूवमेंट दिखाया है। लास्ट ईयर 67th स्पॉट था, बराबर ना, 2023 के अंदर, और इस बार 63rd नंबर आया है। ध्यान में रखना है। इस इंडेक्स को टॉप किसने किया? तो स्वीडन। Sweden reclaimed the top spot in Energy Transition Index 2024, राइट। उसके बाद सेकंड नंबर पे है डेनमार्क, थर्ड नंबर पे फिनलैंड। ओके। और सबसे ज्यादा लास्ट 5 सालों के अंदर सबसे ज्यादा कौन से 3 देशों के द्वारा प्रोग्रेशन दिखाया गया है एनर्जी के ट्रांजेक्शन के अंदर? तो इस्टोनिया, इथोपिया और लेबनान। बराबर है? तो ये 3 देशों के द्वारा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट हुआ है लास्ट 5 सालों के अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। ओके। तो फर्स्ट पेज में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन सी संस्था लॉन्च करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक कौन सा आया? 63rd। लास्ट ईयर कौन सा था? 67th। टॉप किसने किया? स्वीडन। सबसे ज्यादा प्रोग्रेशन, फास्टेस्ट प्रोग्रेशन किसके द्वारा दिखाया गया? तो इस्टोनिया, इथोपिया और लेबनान के द्वारा। ओके, चलो। तो जैसे मैंने आपको बात की कि इस इंडेक्स के अंदर टोटल 120 कंट्रीज का सर्वे किया गया है। कौन सी 3 चीजों के ऊपर यहाँ पे सर्वे किया जाता है? तो एनर्जी ट्रांजेक्शन के अंदर, हाँ, एक पर्टिकुलर कंट्री कितना फाइनेंस करती है नॉन फॉसिल सोर्सेज से फॉसिल सोर्सेज में कन्वर्ट होने के लिए। एक पर्टिकुलर कंट्री देश के अंदर कितना खर्चा कर रही है, बराबर, कितना इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बराबर ना, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। उसके अलावा एक पर्टिकुलर देश के अंदर एनर्जी कितना सिक्योर है, बराबर ना, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और एनर्जी कितना सस्टेनेबल है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो 3 चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है और रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है। कौन कौन सी 3 चीजों के ऊपर? इक्विटी, सिक्योरिटी और सस्टेनेबल एनर्जी, बराबर ना? ओके। और रिपोर्ट क्या कह रहा है कि 120 कंट्रीज में से 107 कंट्री ने प्रोग्रेस दिखाया है लास्ट 10 सालों के अंदर। और उसमें से भी मात्र 30 कंट्री के द्वारा मोर देन 10% प्रोग्रेस देखने को मिला है, बराबर ना? ओके। तो प्रोग्रेस तो हो रहा है, 120 कंट्री में से 107 कंट्री ने प्रोग्रेस दिखा है एनर्जी ट्रांजेक्शन के अंदर, लेकिन मात्र 30 कंट्री के द्वारा 10% से ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिला है, बराबर ना? ओके। अगर मैं टॉप 5 कंट्रीज की बात करूं जिन्होंने इस इंडेक्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, फर्स्ट नंबर पे स्वीडन, सेकंड नंबर पे डेनमार्क, थर्ड फिनलैंड, फोर्थ स्विट्जरलैंड और फिफ्थ फ्रांस। फ्रांस का फिफ्थ नंबर है और इंडिया का नंबर है 63। इंडिया का जो एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स स्कोर है वो 55.3 है। ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। अगर मैं कुछ की हाइलाइट्स के बारे में बात करूँ इस रिपोर्ट के, तो जो G20 के जो 20 कंट्रीज है उसमें से 6 कंट्री टॉप 20 में आई है। मतलब G20 के कंट्रीज के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया जा रहा है।
G20 के 20 कंट्री में से 6 कंट्री तो टॉप 20 में आई है, पर अब ध्यान में रखना है कौन कौन सी 6 कंट्री। तो फ्रांस 5वें नंबर पे है, जर्मनी 11, ब्राजील 12, चाइना 17, यूके 13 एंड यूएसए 19 नंबर पे है, बराबर ना। ओके। उसके अलावा रिपोर्ट ने ऐसा भी हाईलाइट किया है कि चाइना और ब्राजील हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, और इंडिया के द्वारा भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया गया है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर, बराबर ना। ओके। और अगर मैं इंडिया स्पेसिफिक बात करूं तो रिपोर्ट के अंदर ऐसा बोला गया है कि इंडिया हैज मेड द सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन द क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एज रिन्यूएबल एनर्जी एंड बायोमास अकाउंटेड 42% ऑफ इट्स पावर जनरेशन कैपेसिटी। इंडिया के अंदर हाल की सिचुएशन में फॉर एग्जांपल 100 मेगावाट पावर प्रोड्यूस होता है तो उसमें से 40 मेगावाट पावर कहाँ से प्रोड्यूस होता है, 42 मेगावाट पावर रिन्यूएबल एनर्जी से और बायोमास से प्रोड्यूस होता है, बराबर। और उसकी वजह से इंडिया दुनिया के अंदर फोर्थ लार्जेस्ट रिन्यूएबल मार्केट बन गया है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। इंडिया ने एक साल के अंदर with annual investment reaching $10 billion, India is promoting the adoption of electric vehicles and the production of the green hydrogen। $10 बिलियन का खर्चा कर रहा है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे एक साल के अंदर, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन हाइड्रोजन को बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रमोट कर रहा है, बराबर ना। ओके। और इसके अलावा इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है इज एट 1.7 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इंडिया का जो पर कैपिटा, अभी इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है इसके लिए यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा कार्बन एमिशन क्रिएट होता है। आप पर कैपिटा एमिशन के ऊपर फोकस करो ना तो मात्र 1.7 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, जो 60% कम है ग्लोबल एवरेज ऑफ 4.4 टन ऑफ CO2 पर कैपिटा। ग्लोबली पर पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कितना हो रहा है, 4.4 टन, लेकिन इंडिया के अंदर मात्रा कितना हो रहा है, 1.7 टन। बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है फ्रेंड्स, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके। चलो। और अगर मैं कुछ और की कोई की पॉइंट्स की बात करूं तो एज पर द रिपोर्ट ओनली 17% ऑफ द कंट्रीज इन 2024 बैलेंस द प्रोग्रेस इन द डायमेंशन ऑफ एनर्जी ट्रायंगल, इक्विटेबल, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। क्या कह रहा है रिपोर्ट कि मात्र 17 देखो 120 कंट्री का सर्वे किया गया, उसमें से 107 कंट्री ने प्रोग्रेस तो किया और उसमें से 30 कंट्री ने तो 10% से कम प्रोग्रेस किया है, सॉरी 10% ज्यादा प्रोग्रेस किया है, बराबर ना। लेकिन रिपोर्ट क्या कह रहा है कि 2024 के अंदर मात्र 17% कंट्रीज ने ये तीनों तीन फैक्टर्स के ऊपर बैलेंस रखा है, इक्विटेबल, सिक्योरिटी और सस्टेनेबल, बराबर ना। ओके। उसके अलावा ये रिपोर्ट के द्वारा क्या हाईलाइट किया गया है कि भाई जो टॉप 10 रैंक कंट्रीज है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर, लाइक स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, बराबर ना, उसमें ज़्यादातर नॉर्थर्न यूरोप कंट्रीज है। और ये जो कंट्रीज है वो कार्बन एमिशन के अंदर तो दुनिया के अंदर मात्र 1% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उनका कंट्रीब्यूशन कार्बन एमिशन क्रिएट करने में कम है और वो कार्बन एमिशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये रिपोर्ट कह रहा है कि मतलब दो कंट्रीज के कार्बन एमिशन ज्यादा क्रिएट करती है, वो कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कम स्टेप ले रही है, सिंपल, बराबर ना। ओके। तो रिपोर्ट ऐसा कह रहा है कि जो डेवलप कंट्रीज है, नॉर्थन यूरोपियन जो कंट्रीज है जो मात्र 1% कंट्रीब्यूशन करती है कार्बन एमिशन को क्रिएट करने में, वो ही टॉप 10 रैंक कंट्रीज में है, बराबर ना। ओके। तो जो ज्यादा कार्बन एमिशन क्रिएट कर रहा है उनको भी फोकस करना चाहिए कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, बराबर ना। राइट। और अगर मैं इस संस्था के बारे में बात करूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ये रिपोर्ट लॉन्च करती है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो इस संस्था के फाउंडर कौन है, प्रोफेसर क्लॉस स्क्वेम। उसके एमडी कौन है, सादिया जहीरी। और हेडक्वार्टर है कॉलोनी, स्विट्जरलैंड के अंदर। और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसको, 1971 के अंदर, ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का रैंक कौन सा आया, 63rd। लास्ट ईयर कौन सा था, 67 था। और टॉप किसने किया, स्वीडन ने किया, ध्यान में रखना है। और कौन सी तीन कंट्री से सबसे ज्यादा फास्टेस्ट प्रोग्रेशन दिखाया है, तो इस्टोनिया, इथोपिया और लेबनान, बराबर ना। और अगर मैं बात करूं G20 कंट्रीज की, तो G20 कंट्रीज में से 6 कंट्री टॉप 20 में है। और उसके अलावा इंडिया की हम बात करें तो इंडिया जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसमें से 42% रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से प्रोड्यूस कर रहा है, $10 बिलियन का पर ईयर इन्वेस्टमेंट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। और
इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है वो ग्लोबल एवरेज से 60% कम है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फाउंडर कौन, एमडी कौन और हेडक्वार्टर कहाँ पे, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आएगा फ्रेंड्स। ओके। चलो चलो। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, कभी रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून 2024 को सेलिब्रेट किया गया, उसके बारे में बात करते हैं। तो यूएन's International Day of Yoga is annually observed across the globe on 21st June to raise awareness about the benefit of practicing yoga, of 5,000-year-old ancient practice that originated from the India. तो एक्चुअली ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, 10th एनिवर्सरी थी। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है कि हम योगा करने से क्या क्या बेनिफिट होता है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये दिन का सेलिब्रेशन किया जाता है। और अगर हम योगा की बात करें तो 5,000 साल एंशियंट प्रैक्टिस है, 5,000 साल पुराना प्रैक्टिस है कि जिसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था, इंडिया से हुआ था फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। इस बार की जो थीम की बात करें तो ये जो थीम था 21 जून 2024 वो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की तरह सेलिब्रेट किया गया। कौन सी थीम के ऊपर, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ध्यान में रखना है। ओके। और अगर मैं योगा के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं, द वर्ड योगा विच इज डिराइव्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज, उसका मीनिंग क्या होता है, टू ज्वाइन, टू योग और टू यूनाइट। It is a science of exercise and healing which combines physical, mental and spiritual pursuits to achieve harmony in the body and mind. तो योगा ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, संस्कृत वर्ड यूज से, जिसका मतलब क्या होता है, ज्वाइन, योग और यूनाइट होता है, राइट। और उसके अलावा ये योगा क्या है, एक साइंस है, एक्सरसाइज का साइंस है, जो कंबाइन करता है फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल परस्यूट्स को, और मन के अंदर, शरीर के अंदर और मन के अंदर शांति क्रिएट करता है, सिंपल, बराबर ना। और जो इंडियन योगा है इसको तो यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर शामिल किया गया है 2016 के अंदर, बराबर। यूनेस्को की एक लिस्ट होती है, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, बराबर ना। ऐसा कल्चरल हेरिटेज की जो इनटेंजिबल है, जो मात्र फील किया जाता है, उस लिस्ट के अंदर इंडियन योगा को इंस्क्राइब किया गया था 2016 के अंदर, ध्यान में रखना है। ओके। और अगर मैं इस डे के बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो 11 दिसंबर 2014 को यूएन जनरल असेंबली के द्वारा रिजोल्यूशन पास किया गया कि भाई हम 21 जून को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करेंगे। और ये जो रिजोल्यूशन पास किया गया यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, इस रिजोल्यूशन के लिए प्रपोजल किसके द्वारा रखा गया था, इंडिया के द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा। पर पीएम मोदी ने पहली बार जो यूएन जनरल असेंबली का जो 69 सेशन हुआ था वहां पे प्रपोजल रखा था कि हमको ये एक इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करना चाहिए दुनिया के अंदर, उसके बेनिफिट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, सिंपल, बराबर ना। ओके। ओके। और अगर मैं कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात करूं इस पर्टिकुलर दिन की, तो 21 जून 2015 जब पहली बार इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया, तो इस दिन के अंदर दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टेब्लिश हुए। सबसे पहले तो ये जो दिन था 21 जून 2015, जो पहला इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, इस दिन को ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, बराबर ना। ओके। और दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टेब्लिश हुए। सबसे पहले तो इस दिन के ऊपर लार्जेस्ट योगा लेसन हुआ, जहाँ पे 35,985 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और सेकंड नंबर पे एक सिंगल योगा लेसन के अंदर टोटल 84 अलग अलग देश के लोग शामिल हुए थे, बराबर। ये भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, बराबर ना। तो ये कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टेब्लिश हुए थे जब पहला योगा दिन सेलिब्रेट हुआ था 2015 के अंदर, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि न्यू क्रिमिनल लॉज विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024। अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंदर में काम करता है, उसने भी अनाउंस किया कि जो तन तीन, ओके, ये जो तीन नए क्रिमिनल लॉज है, बराबर ना, कौन कौन से, भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट 2023, ये जो तीन क्रिमिनल लॉज है, बराबर ना, जो इफेक्टिव हो गए कब से, 1 जुलाई 2024 से। अभी ऐसा अनाउंसमेंट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा, जो कौन से मिनिस्ट्री का पार्ट है,
मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन का पार्ट है, बराबर ना। ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये तीन नए क्रिमिनल लॉज क्या है, उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, उसके बारे में बात करें, बराबर ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि तीन नए जो क्रिमिनल लॉज है उन्होंने कौन कौन से लॉ को रिप्लेस किया है, तो सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023। भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023, ये भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023 ने इंडियन पेनल कोड 1860 को रिप्लेस किया है। आप देख सकते हो कितना पुराना एक्ट था ये, इंडियन पेनल कोड 1860, उसको रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023 के द्वारा। सेकंड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023 ने किसको रिप्लेस किया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को रिप्लेस किया है। और थर्ड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट 2023 ने किसको रिप्लेस किया है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया है, बराबर ना। तो कौन से तीन एक्ट ने कौन से तीन एक्ट को रिप्लेस किया है वो आपको पता होना चाहिए, बराबर ना। और ये जो तीनों तीन एक्ट है उनको प्रेसिडेंट का असेंटमेंट कहाँ पे कब मिला, 24 दिसंबर, ओके। और ये जो तीनों तीन एक्ट है, बराबर ना, उनको प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला, 24 दिसंबर 2023 को मिला कि भाई ये तीन एक्ट अभी लागू हो गए। और वो कब से लागू हो रहे हैं, 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं, बराबर ना। तो एक्चुअली on 19 June 2024, Union Cabinet, which is chaired by the PM Modi, has approved the proposal of the Ministry of Home Affairs for the National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme with a budget of more than 2200 करोड़ फ्रॉम फाइनेंशियल 2025 टू फाइनेंशियल 2029, बराबर ना। क्या कह रहा है कि एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक प्रपोजल रखा गया था कि उनको एक स्कीम इंप्लीमेंट करनी है, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम, बराबर ना, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट स्कीम। और इसके लिए 2200 करोड़ का बजट अलोकेट किया गया 2025 से लेकर 2029 तक। और उसी स्कीम के अंडर में ये तीन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बराबर ना। ओके, राइट, तो ध्यान में रखना। चलो, अभी हम बारी बारी से ये तीनों एक्ट के क्या क्या फीचर्स है उसको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023 के बारे में। ओके, तो एक्चुअली ये जो भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023 है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस कर रहा है। अब ये इंडियन पेनल कोड हमारे देश के अंदर जितने भी क्राइम्स हैं, बराबर ना, जितने भी क्राइम्स हैं उस क्राइम्स के ऊपर कौन सी सजा देनी चाहिए, बराबर ना, कौन से क्राइम के ऊपर कौन सी सजा देनी चाहिए वो कहाँ पे लिखा है, इंडियन पेनल कोड के अंदर लिखा है, बराबर ना। राइट, तो इसको रिप्लेस करेगा भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023, बराबर। ओके, और ये जो नया एक्ट है उसके अंदर टोटल 358 सेक्शंस है, जो पुराना एक्ट था उसमें 511 सेक्शंस थे, बराबर। और उसके अलावा जो नए कोड, ये जो नया एक्ट है उसके अंदर टोटल 20 नए क्राइम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। और 33 क्राइम्स के लिए इम्प्रिजनमेंट इंक्रीज किया गया है। और उसके अलावा 83 क्राइम्स के लिए जो पेनल्टी है वो रेज किया गया है, फाइन रेज किया गया है, वो ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, चलो अभी उसके अंदर क्या क्या अलग फीचर्स है जो इंडियन पेनल कोड के अंदर नहीं थे उसके बारे में बात करें। तो एक्चुअली यहाँ पे इस एक्ट के अंदर भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023 के अंदर मोब लिंचिंग को डिफाइन किया गया है। मोब लिंचिंग को डिफाइन किया गया है। मोब लिंचिंग किसको बोला जाएगा कि अगर पांच या पांच से ज्यादा व्यक्ति के द्वारा ग्रुप बना के कोई व्यक्ति को अगर उसका मर्डर किया जाता है, पांच और पांच से ज्यादा व्यक्ति के द्वारा बराबर एक ग्रुप बना के कोई एक व्यक्ति का मर्डर किया जाता है, किसके ऊपर, कास्ट के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, पर्सनल बिलीव के ऊपर, तो इसको बोलेंगे मोब लिंचिंग, बराबर ना। और इट इज अ प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर सच क्राइम्स, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ एंड विद अ फाइन, बराबर ना। तो अगर कोई व्यक्ति मोब लिंचिंग करता है, ग्रुप बना के कोई व्यक्ति का मर्डर करता है, बराबर ना, तो या तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी या तो डेथ मिलेगा या तो फिर क्या, हाँ, और उसके साथ क्या उसको पे करना पड़ेगा, फाइन पे करना पड़ेगा। तो पहली बार हमारे इस एक्ट के अंदर में मोब लिंचिंग को डिफाइन किया गया है। ओके, सेकेंड, इस एक्ट के अंडर में सेडिशन सेडिशन जैसा कोई वर्ड नहीं रखा गया है। सेडिशन का मतलब पता होगा फ्रेंड्स, द्रोही, बराबर ना। तो सेडिशन वर्ड को हटाया गया है, लेकिन हाँ, कि भाई वो सेडिशन के लिए जो भी पुराने एक्ट में जो प्रावधान थे वो तो रखे गए, लेकिन जस्ट सेडी उसको सेडिशन नहीं बुलाया जाएगा, द्रोही नहीं बोला जाएगा। बाकी सब
बाकी सब, अगर कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल इंडिया की इंटीग्रिटी, यूनिटी और सोवरेनिटी के खिलाफ कुछ एक्शन लेता है, तो जैसे पुराने एक्ट में सेडिशन के लिए जो प्रावधान थे वही सब प्रावधान रहेगी, लेकिन वो वर्ड को जस्ट हटाया गया है, बराबर ना। ओके। उसके अलावा इस एक्ट के अंडर में जो ऑफेंसेस है लाइक किडनैपिंग, एक्सटोर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, बराबर, और अलग अलग जितने भी क्राइम्स उसको अच्छी तरीके से क्लासिफाई किया गया है, बराबर ना। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम है, किडनैपिंग, एक्सटोर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वगैरह, ये सभी ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पेनल्टी रखा गया है मैक्सिमम, बराबर ना। ओके। ओके। और ये जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम्स है लाइक किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये सभी ऑर्गेनाइज क्राइम को पनिशेबल ऑफेंस विद द पेनल्टी सच एज डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू ₹10 लाख और इम्प्रिजनमेंट बिटवीन द 5 years एंड लाइफ एंड मिनिमम फाइन ऑफ अप टू ₹5 लाख, बराबर ना। तो जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग टाइप के, यहाँ पे मिनिमम 5 साल की जेल होगी और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट या तो फिर डेथ पेनल्टी हो सकती है, मिनिमम 5 लाख का फाइन, और मैक्सिमम कितने लाख का फाइन हो सकता है, 10 लाख का फाइन हो सकता है, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके। राइट। ओके। तो आई थिंक आपको इस भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023 के बारे में जितने भी चेंजेस किए गए इंडियन पेनल कोड के कंपैरिजन में, वह उसके अंदर आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। मॉब लिंचिंग को डिफाइन डिफाइन किया गया है, सेडिशन को हटाया गया है, और जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स है उसकी जो पेनल्टी है, बराबर, उसको इंक्रीज किया गया है। ओके। राइट। अगर मैं बात करूं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023, तो ये जो एक्ट है उसने किसको रिप्लेस किया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को रिप्लेस किया है। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर एक पर्टिकुलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बराबर ना, वो एक व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, एक व्यक्ति को बेल देने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर होनी चाहिए, बराबर, ये सभी प्रोसीजर को डिफाइन किया गया था इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंदर, और उसको भी रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023 के अंदर, बराबर ना। और ये जो नया एक्ट है उसके अंदर टोटल 531 सेक्शंस है, जो पुराना एक्ट था उसके अंदर 484 सेक्शंस थे, और इस एक्ट के अंदर में 177 प्रोविजंस को मॉडिफाई किया गया है, बराबर। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ इंपोर्टेंट प्रोविजंस की जो मॉडिफाइड किए गए हैं, तो इट इज नाउ मैंडेटरी टू कंडक्ट अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और मोर। क्या बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति को 7 साल या 7 साल से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलती है तो उस व्यक्ति का फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, कंपलसरी है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके। और ओके, उसके अलावा द एक्ट हैज रिटेन द प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 अंडर विच इफ एन accused has spent half of the maximum imprisonment in the detention has the right to get the bail। क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है, और उस क्राइम के लिए मैक्सिमम सजा का प्रावधान है 10 साल, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम सजा का प्रावधान कितना है, 10 साल। अभी उस क्राइम के ऊपर, उसके उस क्राइम के ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन ट्रायल्स के अंदर इतना समय बीत गया कि उस व्यक्ति के ऊपर चार्जशीट तो फाइल हुई है, बराबर, केसेस चल रहे हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं, बराबर ना, लेकिन ये ट्रायल्स चलते चलते 5 साल हो गए, लेकिन अभी उसका अ, उसकी सजा फाइनलाइज नहीं हो पा रही है, बराबर ना, और उस क्राइम के लिए मैक्सिमम सजा है 10 साल। वो व्यक्ति के ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं, सजा फाइनलाइज नहीं हो पा रही है, और उसने ऑलरेडी 5 साल, मतलब जितनी मैक्सिमम सजा है उसमें उससे आधा समय उसने जेल में बिता दिया है, तो वो व्यक्ति को अभी बेल मिल सकती है, बराबर ना। ओके। लेकिन हाँ, और अगर वो व्यक्ति पहली बार ऑफेंस किया है उसने, तो अगर उसने जो भी ऑफेंस किया, जो भी क्राइम किया है, बराबर ना, ओके, और उसकी अगर मैक्सिमम सजा 10 साल की है, बराबर ना, तो उस व्यक्ति को, अगर उस व्यक्ति ने उस मैक्सिमम सजा का 1/3 टाइम भी अगर जेल में बिता दिया, तभी भी उसको बेल मिल सकती है, बराबर ना। ओके। देखो, अगर उस व्यक्ति ने सेकंड बार, मतलब दूसरी बार अगर क्राइम किया है, और उसका क्राइम अभी फाइनल, मतलब उसका क्राइम की सजा भी फाइनलाइज नहीं हो पा रही है, उस क्राइम की मैक्सिमम सजा 10 साल की है, और ये ट्रायल्स चलते चलते 5 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, और उसने 5 साल ऑलरेडी जेल में बिता दिए हैं, तो उसको भी बेल मिल सकती है। और अगर उस व्यक्ति ने पहली बार ऑफेंस किया है, तो उसने अगर 1/3 टाइम भी जेल में बिता दिया है ट्रायल्स के दौरान, तभी भी उसको बेल मिल सकती है, बराबर ना। लेकिन ये वाला केस किसके ऊपर लागू नहीं होगा, तो जो व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, जो व्यक्ति को डेथ पेनल्टी मिली है, उस उन व्यक्ति के लिए ये
उन क्रिमिनल्स के लिए ये रूल लागू नहीं होगा फ्रेंड्स, बराबर ध्यान में रखना है। ओके, और तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंपॉर्टेंट है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट किसके द्वारा रिप्लेसमेंट किया गया, मतलब नहीं, किसको रिप्लेस किया उसने, क्रिमिनल प्रोसीजर को 1973 को रिप्लेस किया। और 7 साल से ज़्यादा अगर किसी को सजा सुनाई गई है तो वहाँ पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी है। और ये वाला रूल आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई व्यक्ति ने ट्रायल्स के दौरान उसकी मैक्सिमम इम्प्रिजन से हाफ समय बिता दिया है जेल के अंदर तो उसको बेल मिल सकता है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, चलो। थर्ड एक्ट की बात करूं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट 2023 ने किसको रिप्लेस किया है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया है, बराबर ना। ओके, नाम से पता चलता है कि यहाँ पे एविडेंस कैसे होने चाहिए, बराबर ना, वो एविडेंस के बारे में इस एक्ट के अंदर में लिखा गया है। तो ये जो नया एक्ट है उसके अंदर टोटल 170 प्रोविजंस है, और जो पुराना था उसके अंदर 167 प्रोविजंस थे। ऑलरेडी सब प्रोविजन सेम है नए और पुराने दोनों एक्ट के अंदर। इस एक्ट के अंदर में एक मॉडिफिकेशन किया गया है, द एक्ट रिटेन्स द ओरिजिनल क्लासिफिकेशन ऑफ द एविडेंस, दैट इज डॉक्यूमेंट्री और ओरल। इस एक्ट के अंदर में भी एविडेंस दो टाइप के बताए गए हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस। और इस एक्ट के अंदर में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ना, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बताया गया है। देखो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस दो टाइप के एविडेंस होते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है उसको क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बोला गया है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, तो ये कुछ बहुत ही कम मॉडिफिकेशन किए गए हैं इस एक्ट के अंदर में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट 2023 किसको रिप्लेस किया उसने, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया, बराबर ना। और यहाँ पे जस्ट डॉक्यूमेंट्स को क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बोला गया है, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में बात करें, जिन्होंने ये तीन एक्ट को प्रपोजल रखा गया था पार्लियामेंट के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन है, अमित शाह। और अगर मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करूँ तो नित्यानंद राय, बंदी संजय कुमार, बराबर ना, तो ये उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, और मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको इसमें समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो। तो नए क्रिमिनल लॉज कब से इफेक्टिव हो गए, 1 जुलाई 2024 से, बराबर। अगर हम एक बार रिवाइज कर ले तो भारतीय न्याय संहिता एक्ट इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस किया, भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस किया, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया, बराबर। कौन से एक्ट में कौन से मॉडिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको समझा दिया, एक बार जस्ट आपको रिवाइज करना है। और ये जो तीनों तीन लॉज है वो कौन सी स्कीम में इंप्लीमेंट हो रहे हैं, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसका 2200 करोड़ का बजट रखा गया था 2025 से लेकर 2029 तक का, वो स्कीम के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको प्रपोजल रखा गया था, बराबर ना। ओके, चलो। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। अभी हमने फर्स्ट न्यूज़ की थी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अभी एक और रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, बराबर। तो अगेन एक इंपोर्टेंट संस्था के द्वारा एक इंपोर्टेंट रिपोर्ट लॉन्च किया गया है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो, तो इस रिपोर्ट का टाइटल था इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट। ये रिपोर्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, बराबर ना। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया है कि इंडिया का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका जो इनफ्लो है वो 43% से कम हुआ है 2023 के अंदर। जो 2022 के अंदर $49 बिलियन का एफडीए हुआ था इंडिया के अंदर, वो मात्र $28 बिलियन का एफडीए हुआ है 2023 के अंदर, बराबर। 43% से एफडीए कम हुआ है एक पर्टिकुलर साल के अंदर, बहुत ही चिंताजनक बाबत है, बराबर ना। ओके, with this India's rank among the foreign direct investment recipients dropped to 15th in 2023 from 8th in 2022, बराबर ना। तो इंडिया का रैंक एफडीआई रिसीव करने में 2022 में जो 8वां रैंक था वो अभी 15वां रैंक हो गया है, बराबर ना। ओके, और उसके अलावा जो 2022 के अंदर हमने $49 बिलियन का एफडीआई रिसीव किया था, वो 2023 के अंदर कितना हमने एफडीआई रिसीव किया है, $28 बिलियन का एफडीआई रिसीव किया है, 43% एफडीआई कम हुआ है, बराबर ना। ओके, पर अगर मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो की बात करूँ तो इंडिया के अंदर इंडिया एफडीआई को बाहर भेजने में
मतलब इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट किया एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो एफडीआई आउटफ्लो की अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंक 20 हुआ है, जो लास्ट ईयर तो 23rd था बराबर। तो एफडीआई आउटफ्लो मतलब हम हमारे लोग बाहर इन्वेस्टमेंट अभी ज्यादा कर रहे हैं कंपेयर टू हम अभी इन्वेस्टमेंट कम करवा रहे हैं बराबर ना। ओके, तो अगर हम बात करें जो जितना ज्यादा एफडीआई आउटफ्लो होगा उतना एक कंट्री के लिए बेहतर होगा बराबर ना। आउटफ्लो होना जरूरी है बराबर ना, ताकि हम फॉरेन करेंसी हमारे देश में आए और फॉरेक्स रिजर्व बढ़े बराबर ना। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ कि एफडीआई आउटफ्लो के अंदर इंडिया का रैंक इम्प्रूव हुआ है और एफडीआई इनफ्लो के अंदर इंडिया का रैंक डिक्रीज हुआ है बराबर ना। मतलब इन्वेस्टमेंट कम हुआ है और हमने इन्वेस्टमेंट किया है ज्यादा। ओके राइट, तो एक बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है बराबर ना। ओके राइट, तो अगर इस टेबल के माध्यम से हम देखें तो यहाँ पे एफडीआई इनफ्लोज के अंदर एफडीआई इनफ्लो अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो कहाँ पे हुआ है, यूएस के अंदर। यूएस के अंदर सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे सिंगापुर, फोर्थ नंबर पे हांगकांग, फिफ्थ नंबर पे ब्राजील और इंडिया का नंबर कौन सा है, 15 नंबर है बराबर ना। ओके, एफडीआई आउटफ्लो सबसे ज्यादा कहाँ से हुआ है, अगेन यूएसए से। इनफ्लो भी ज्यादा करवाता है, आउटफ्लो भी ज्यादा करवाता है बराबर। ओके, सेकंड नंबर पे जापान, थर्ड चाइना, फोर्थ स्विट्जरलैंड, फिफ्थ हांगकांग और इंडिया का नंबर कौन सा है, 20th नंबर है, ध्यान में रखना है बराबर ना। ओके, तो होम कंट्री इज वेयर द एफडीआई इन्वेस्टमेंट ओरिजिनेट बराबर ना। यहाँ पे होम इकोनॉमी के बारे में बात की गई है, तो होम इकोनॉमी किसको बोलते हैं, जहाँ से एफडीआई ओरिजिनेट होता है। और होस्ट कंट्री किसको बोलते हैं कि जहाँ पे एफडीआई आता है बराबर ना। तो होस्ट कंट्री के अंदर इंडिया का रैंक 15 है और होम कंट्री के अंदर इंडिया का रैंक कौन सा है, 20 है, ध्यान में रखना है। ओके चलो, अगर मैं ग्लोबल लेवल पे एफडीआई के ट्रेंड के बारे में बात करूं तो ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है marginally by 2% to $1.3 trillion in 2023, with a sharper decline of over 10% in global foreign investment for the second consecutive year बराबर ना। तो ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुआ है 2% से, $1.3 ट्रिलियन हुआ 2023 के अंदर, और सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए 10% का शार्प डिक्रीमेंट देखने को मिला है। दिस डिक्लाइन इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग ट्रेड एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन द स्लोइंग द ग्लोबल इकोनॉमी बराबर ना। ओके, तो ग्लोबल लेवल पे $1.3 ट्रिलियन का एफडीआई देखने को मिला है, जो बहुत ही कम है बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस दुनिया में चल रहे हैं, उसकी वजह से एफडीआई कम होने लगे हैं बराबर ना। ओके, अमंग द टॉप 20 होस्ट इकोनॉमी जहाँ पे सबसे ज्यादा एफडीआई रिसीव हुआ है, तो सिग्निफिकेंट एफडीआई डिक्लाइंस वर नोटेड इन द फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूएसए एंड इंडिया बराबर ना। सबसे ज्यादा जो डिक्लाइन देखने को मिला है वो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और यूएसए और इंडिया के अंदर देखने को मिला है बराबर ना। ओके ओके, अगर मैं रीजनल ट्रेंड के बारे में बात करूं तो एफडीआई इन डेवलपिंग एशिया फेल बाय 8%, 8% से कम हुआ है, टोटल $621 बिलियन हुआ है बराबर। उसके अलावा the continent which is led by the East and Southeast Asia continue to be the world's largest recipient of the FDI। सबसे ज्यादा एफडीआई दुनिया के अंदर कहाँ पे हो रहा है, कौन से रीजन के अंदर, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हो रहा है, और वहां पे भी एफडीआई 8% से कम हुआ है बराबर ना। ओके, और जो इन्वेस्टमेंट चाहिए सेक्टर्स लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह कि जहाँ पे फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है, उस सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, 10% से इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर का कंपेरिजन में 10% कम हुआ है बराबर ना। ओके, अगर मैं इस रिपोर्ट को जिसने लॉन्च किया है उस संस्था के बारे में बात करूं, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट विद इन द यूएन सेक्रेटरीट दैट प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड ट्रेड। दुनिया के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बनाया गया है यूएन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। और यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी, रेबेका ग्रीन्सपैन है, फर्स्ट वुमेन जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, वो ध्यान में रखना है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन टेरिटरी डेवलपमेंट का, जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और 1964 को इस संस्था को एस्टेब्लिश किया गया था फ्रेंड्स बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। इंडिया का रैंक होस्ट कंट्री के अंदर 15th है और होम कंट्री के अंदर 20th है, ध्यान में रखना है। इंडिया के अंदर एफडीआई 43% से कम हुआ है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में।
और ग्लोबल लेवल पे 10% से कम हुआ है, बराबर ना, सेकेंड कंसिक्यूटिव है, बराबर ना। ओके। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ रीजनल लेवल पे, तो सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ पे होता है, तो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हो रहा है, वहां पे भी एफडीआई 8% से कम हुआ है, बराबर ना। ओके। तो जो रीजनल पॉलिटिकल टेंशन है, बराबर, लाइक रशिया यूक्रेन, इसराइल पैलेस्टीन, तो उसकी वजह से एफडीआई बहुत कम हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, बराबर ना। ओके। और अगर मैं इस संस्था के बारे में बात करूँ, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा दुनिया के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ट्रेड को प्रमोट करने के लिए संस्था को बनाया गया था। और अभी अगर मैं यूएन के सेक्रेटरी जनरल की बात करूँ, तो रेबेका ग्रीन्सपैन जो पहली वुमेन है जो इस पोस्ट को होस्ट कर रही है, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको इसमें अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। नेक्स्ट, हमारी नेक्स्ट जो फ्रेंड्स, क्या अभी रिसेंटली इटली ने होस्ट किया 50th G7 समिट 13 to 15 June 2024, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम सबको पता है कि ग्रुप ऑफ 7, G7 कंट्रीज एक ग्रुप है, जैसे G20 है जो 20 कंट्री का ग्रुप है, जैसे ब्रिक्स है, उसी तरीके से G7 ये 7 कंट्री का ग्रुप है, 7 डेवलप्ड नेशन का ग्रुप है। कौन से 7 डेवलप्ड नेशन है उसके अंदर? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन, ये 7 डेवलप्ड नेशन का ग्रुप है। और उसकी अभी प्रेसिडेंसी किसके पास थी? इटली के पास थी 2024 की। और उसी के तौर पे इटली ने होस्ट किया अब ये G7 समिट, जो 50th नंबर का था, वो ध्यान में रखना है। और इंडिया G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है, लेकिन इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के इनविटेशन के तौर पे पीएम मोदी जी वहां पे विजिट करने के लिए गए थे, बराबर ना। ओके। और अगर मैं इस इवेंट के बारे में बात करूँ, टोटल 6 वर्किंग सेशन हुए इस इवेंट के दौरान। कौन कौन से चीजों के ऊपर फोकस किया गया? तो अफ्रीका, क्लाइमेट चेंज, ऑन गोइंग सिचुएशन इन मिडल ईस्ट, रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर बातें की गई, माइग्रेशन के ऊपर बात की गई, इंडो पैसिफिक और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर बात की गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, अफ्रीकन एंड मेडिटेरियन सिचुएशन के बारे में बात की गई। तो ये सब चीज़ों के ऊपर बात की गई टोटल 6 वर्किंग सेशंस के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बात करूँ, तो यूएस और यूक्रेन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है G7 की मीटिंग के दौरान। यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया। यूएस ने यूक्रेन को बोला कि भाई हम आपको 10 साल का एक मिलिट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि जब भी रशिया, फॉर एग्जांपल रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया, तो विद इन 24 आवर्स यूएस की मिलिट्री और यूक्रेन की मिलिट्री एक दूसरे के साथ मिलके उस आक्रमण को डिफेंड करेगी, बराबर ना। ओके। ये सब मेन मुद्दा है यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाना, बराबर ना। तो इसके पीछे ये सब चीजें की जा रही है यूएस के द्वारा। और इसके लिए यूएस ने यूक्रेन के साथ 10 साल की सिक्योरिटी डील की है G7 मीटिंग के दौरान, ध्यान में रखना है। ओके। इसके अलावा G7 की जो मेंबर कंट्रीज हैं, उन्होंने यूक्रेन को रशिया के पीछे ये जो युद्ध हो रहा है वहां पे डिफेंड करने के लिए $50 मिलियन का लोन देने की बात की है, बराबर ना। ओके। और अगर मैं पीएम मोदी के विजिट के बारे में बात करूं G7 समिट के दौरान, तो उनको इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा इनवाइट किया गया था। पीएम मोदी ने कंटिन्यूअसली, ये 5th कंसेक्यूटिव टाइम है जो ये G7 समिट को अटेंड कर रहे हैं। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है फिर भी। और ये पीएम मोदी जी की पहली फॉरेन ट्रिप थी जब उन्होंने पीएम एज ए पीएम ऑफ इंडिया ओथ लिया, थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म उसके बाद, बराबर। और ये जो 50th समिट है उसको कौन होस्ट कर रहा है? इटली। 49 समिट को किसने होस्ट किया था? हिरोशिमा जापान के अंदर। और 51 समिट जो होने वाली है वो कनाडा के अंदर 2025 में होने वाली है, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको G7 के बारे में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर मैं इटली के बारे में बात करूँ, तो प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी है, और कैपिटल रोम, और करेंसी यूरो चल रही है। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड। आई थिंक आज के तमाम न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।